डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि हमारी अतिथि को सीधे डायस पे लाने की कृपा करें। सहयोग में डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी अतिथियों का। सेमिनार एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी जो 2 दिन तक चलने वाला है। बैठ जाए। कृपया जो हमारे अतिथि हमारे बीच में आइए और व्यवस्थित स्थान ग्रहण करें। आयोजन सचिव और कन्वीनर महोदय आप सहयोग करें। कार्यक्रम को फॉर्मल रूप से प्रारंभ करने के पूर्व एक संक्षिप्त परिचय हमारे अतिथियों का। प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर, और डीडीयू यूनिवर्सिटी से गोरखपुर से चल के आप हमारे बीच में आए हैं, हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। आपका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, बीबीटी यूनिवर्सिटी से लखनऊ से चलकर हमारे बीच में आए हैं, हम आपका भी वंदन अभिनंदन करते हैं। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, आईपीएससी की तरफ से, एमएलके पीजी कॉलेज की तरफ से और सभी आप छात्रों की तरफ से हम आपका पुनः बार बार अभिनंदन करते हैं। आपने बहुत कम समय में आपने सहमति दी है और इतने व्यस्तम कार्यक्रम में हमारे बीच में आए हैं। साथ में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष इस पूरे कार्यक्रम के प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पांडे सर बैठे हैं, आपका भी अभिनंदन वंदन करते हैं इस कार्यक्रम में। माननीय सचिव प्रबंध समिति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर श्री आर के मोहता सर हमारे बीच में हैं, उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर पीके सिंह चीफ प्रॉक्टर हमारे बीच में है, आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव और डॉक्टर एस के त्रिपाठी से निवेदन करते हैं अपने अतिथियों को ले चलेंगे और मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कराएंगे। सभी विभाग के शिक्षकों से अनुरोध है कि आप पुष्पार्चन में हमारे साथ सहयोग करेंगे। दीपम ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमस्ते शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्ते आत्म ज्योति परित्याय ब्रह्म ज्योति नमस्ते ब्रह्म ज्योति परित्याय क्रूर ज्योति नमस्ते। आशीर्वाद प्राप्त करते हुए कि ये सेमिनार हमारा आगे अपने अभीष्ट को प्राप्त करे और हमारे अतिथि मां सरस्वती को पुष्पार्चन करते हुए, इसके बाद हमारी छात्राएं सरस्वती वंदना जिनको करना है कृपया उठा इस पर आ जाए। हमारे बीच में कुछ और अतिथि हैं जिनसे मैं सेमिनार में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने आईक्यूएसी की तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। सभी लोग तालियों के साथ कार्यक्रम में स्वागत हो जाएं। अपना स्थान ग्रहण कर लें। सरस्वती वंदना। शारदे माँ
अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अतिथियों के स्वागत की बारी माल्यार्पण कर गई। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राहुल बिसेन जी को कि आप आए प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पवन सिंह जी को आए और श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पीएम पाठक जी को आप आए और प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी को बैच लगा के स्वागत करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर केपी मिश्रा जी को कि आप आए श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का बैच लाकर स्वागत करने की कृपा करें। छात्र पीछे बैठ जाएं। स्वागत की इसी कड़ी में मैं वेलकम सॉन्ग के लिए छात्राओं को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपने स्वागत गीत के माध्यम से
विभाग की तरफ से आए हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप आए हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। आप अतिथि हमारे पधारे प्रथम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहाना समय आज है, इसमें बैठे अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहाना समय आज है, इसमें बैठे अतिथियों के सरताज है। धन्य है भूमि धरती और ये गगन, स्वागतम 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 स्वागतम। कौन सी चीज सेवा में अर्पित करे, कैसा उपहार सागर समर्पित करे। कौन सी चीज सेवा में अर्पित करे, कैसा उपहार सागर समर्पित करे। आपके कष्ट के भी ऋणी होंगे हम, स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करता हूँ प्राचार्य प्रोफेसर जेपी पांडे सर से कि आप आए और हमारे अतिथियों के लिए स्वागत प्रस्तुत करें, हम लोग को आशीर्वाद दें। Entrepreneurial development and its impact on our economy विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी तथा की नोट एड्रेस स्पीकर के रूप में उपस्थित बीवीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ के डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव तथा हमारे पथ प्रदर्शक लेफ्टिनेंट कर्नल आर के मोहंता जी, महाविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर पीके सिंह जी, IQAC कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर तबस्सुम फरकी जी, डॉक्टर SK त्रिपाठी जी, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी तथा यहाँ पर उपस्थित प्राध्यापक गण एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं। जो आज का यह टाइटल है, इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा जाता हूँ। NEP 2020 के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया गया है और यहाँ पर यह आयोजन तो BCom और BBA के स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, लेकिन हमारी जो शिक्षा नीति की मंशा है उसके अंतर्गत सभी फैकल्टीज के स्टूडेंट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट या स्किल कोर्सेज को कंपलसरी कर दिया गया है UG लेवल पर। आप सभी जानते हैं कि सभी UG पार्ट 1 में तथा UG पार्ट 2 के सेमेस्टर ऑल सेमेस्टर्स में वोकेशनल कोर्सेज महाविद्यालय में संचालित हैं। तो जो अपने स्टूडेंट्स की इतनी काफी संख्या है अपने कंट्रीज में कि गवर्नमेंट ने या शिक्षा नीति के निर्माताओं ने यह देखा कि आपको जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वह प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके स्किल्स पर फोकस किया जाए ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें।
तो कोई साथ साथ रोजगार कर सकें, या हम यूँ कहें तो आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए यदि आप कोई जॉब भी करते हैं तो ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे अभी हम बॉटनी में देखिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया फ्लोरिकल्चर। यदि आप किसी जॉब में हैं, आपके पास थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, तो हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। आप भी कुछ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज का काफी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, आपके एजुकेशन में। यह जो सेमिनार आयोजित किया गया, इसमें विशेषकर इंटरप्रेन्योरशिप के संदर्भ में, उद्यमशीलता के संदर्भ में किया गया है। और स्टार्टअप पर कितना गवर्नमेंट इस समय फोकस कर रही है, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में काफी स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे बीच में जो दोनों विश्वविद्यालय से आए हुए हैं रिसोर्स पर्सन के रूप में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अपने बीच में महाविद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है, क्योंकि सचिव महोदय की प्रेरणा से ही महाविद्यालय में सारे कार्य संपन्न हो पाते हैं। हम कभी कुछ भी अच्छा एकेडमिक्स में करना चाहते हैं, आपकी तरफ से सदैव हम लोगों को परमिशन रहती है। मैं सचिव साहब के प्रति आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, साथ ही साथ आपके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। और दोनों डिपार्टमेंट्स बीबीए तथा कॉमर्स डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो आयोजन किया गया है, यह अच्छा आयोजन है, तथा मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आज का जो सेमिनार है, आज के जो लेक्चर्स होंगे, यह हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल साबित होगा। और इन्हीं आशाओं एवं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वाद से हम लोग निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। और हमारे बीच में हम लोग का सौभाग्य है, अन्य सचिव प्रबंध समिति रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. मोहंता जी हमारे बीच में हैं। और आपके प्रेरणा से हम लोगों ने कार्यक्रम देखिए, पहले हम यही कार्यक्रम करते थे तो माल्यार्पण कार्यक्रम 15 मिनट तक करते थे, लेकिन आपके सहयोग से कि आउटपुट ज़्यादा हो, इसलिए चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है, काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने। और आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्यक्रम अधूरा होगा। आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप 2 शब्द हमारे इस आज के आयोजन के लिए कहें। आज जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और बीबीडी यूनिवर्सिटी से डिस्टिंग्विश्ड हमारे गेस्ट आए हैं, वो इस सब्जेक्ट में अपना अपना एक्सपर्ट, मतलब वही इस चीज़ को आपको बता सकते हैं, इसी चीज़ को वो डील करते हैं। और जो एक्सपर्ट इनका ओपिनियन होगा इन सभी बच्चों को, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया स्टार्टअप के बारे में, तो कोई भी चीज़ सेमिनार अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, बाहर से किसी को बुलाया जाता है, तो उसको थोड़ा बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि बीकॉम और एमकॉम का बाद ये तो पढ़ाई आपकी यहाँ ही खत्म हो जाएगी, आगे चल के क्या करना है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा बीसीए और बीबीए से कुछ बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में भी गए हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट भी हुआ है। तो आप लोगों के ऊपर है, कोई भी चीज़ आप ही लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होता है ये कॉलेज में, ताकि आपको बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो, आप अपने आप को तैयार करें। बीबीए या एमकॉम के बाद क्या करना है, अच्छे इंस्टीट्यूट क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है। स्टार्टअप अलग अलग चीज़ है, वो तो अपने अपने एरिया में अपने अपने छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं। इसको ध्यान से सुने ताकि ये आपका फ्यूचर करियर में ग्रोथ में काम आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब चूंकि हमारे बीच में प्राचार्य जी हैं और माननीय सचिव जी को भी जाना भी है, तो हमारे जो अतिथि हैं आपको स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर राहुल बिसेन जी को बुलाता हूं। और हमारे आयोजन समिति के सचिव पी.के. श्रीवास्तव जी सहयोग करेंगे, डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी सहयोग करेंगे, और हमारे अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र दे करके अभिनंदन। इसी क्रम में प्रोफेसर मनीष कुमार जी को अंग वस्त्र देते हुए हमारे सचिव महोदय, साथ ही
स्मृति चिन्ह भी। डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी को अंग वस्त्र और मोमेंटो, साथ ही डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी आएंगे, सहयोग करेंगे। सभी हमारे मेंबर आए यूएससी टीम के कोऑर्डिनेटर, एक ग्रुप फोटो, एक स्मृति के लिए भी रहेगी कि यहाँ हमारे बीच में सर आए और अपने सम्मान का अवसर हमें प्रदान किया, हमें गौरवान्वित किया। ये हम लोगों के लिए सबसे अद्भुत क्षण। प्राचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अब यहां से कार्यक्रम औपचारिक रूप से आगे जाएगा। जैसे कि मुझे निर्देशित किया गया है अपने कन्वीनर इस कार्यक्रम के और सचिव पी के श्रीवास्तव द्वारा की थीम आप रखेंगे, तो मैं बहुत संक्षिप्त में, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमें ज़्यादा सुनना है अपने आए हुए आगंतुकों को। तो जैसा आप देख रहे हैं सामने, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक टॉपिक के रूप में हमने बहुधा इसको पढ़ा और सुना है, समझा है। दो तीन शब्द आजकल बहुधा सुनाई पड़ जाते हैं। एक तो स्टार्टअप 16 जनवरी 2016 से शुरू हुआ था और उस समय स्टार्टअप की संख्या थी मात्र 400। 2023 में आए हैं और आज संख्या अप्रॉक्सीमेटली 93,000 है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के लिए है। स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम के जो दो प्रमुख हब हैं, एक तो बेंगलुरु है और दूसरा अपना दिल्ली एनसीआर। स्टार्टअप की बात मैंने पहले क्यों की? क्योंकि स्टार्टअप बिना एंटरप्रेन्योर्स के शुरू हो नहीं सकता। और एंटरप्रेन्योर होता कौन है? जब तक हम आप सब बीच में बैठे हैं, एक सामान्य जन है, लेकिन अगर हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर को प्रोसेस किया तो वो एंटरप्रेन्योरशिप हुआ और रिजल्ट हमारा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप एंटरप्राइज बोलते हो। क्या वो विशेष बातें होती हैं? सबसे विशेष बातें होती है एबिलिटी टू टेक रिस्क, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन। अगर ये चीजें हैं तो बाकी डेडिकेशन, विजन, ये आपको हेल्प करते हैं। और स्टार्टअप की बात, जो बिजनेस हाउसेस अभी नए नए शुरू हुए हैं और आने वाले समय में उन्होंने अवधी भाषा में कहले झंडा गाड़ दिया हो, तमाम यूनिकॉर्न कब बना, डेकाकॉर्न कब बना, हेक्टोग्राम कब बना, तो इस तरह के तमाम शब्द आज मार्केट में हैं। इट मीन्स कि कम समय में उन्होंने 1 बिलियन प्राप्त कर लिया, कम समय में उन्होंने 100 बिलियन प्राप्त कर लिया, कम समय में 10 बिलियन प्राप्त कर लिया। कितना उनका ग्रोथ है, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो ऐसा इसलिए है कि अगर हम ESDG की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो सरकारें मान चुकी हैं और जान चुकी हैं। हम इकोनॉमिक्स के छात्र बैठे हैं, 1991 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, जान तो तभी लिए थे कि सरकार की इतनी क्षमता नहीं है कि जो हमारा देश 66% युवा 35 वर्ष से नीचे, लेकिन दूसरी तरफ विडंबना 80 करोड़ लोग फूड सिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं, भोजन करते हैं सरकार के दिए हुए फ्री राशन से। ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। कुछ हमारे शहर चमचमाते हुए दिनों दिन ग्रोथ कर रहे हैं। हम दुनिया में स्टार्टअप के मामले में यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। हमारी केवल बेंगलुरु की जो इकोनॉमी 1 साल की है वो 28 मिलियन की हो गई है, लेकिन उन गांवों का क्या,
उन क्षेत्रों का क्या, उन एरियाज का क्या जहां पर डिस्पैरिटी है। आखिर में कैसे होगा इसका डिस्कशन, इस पर बात होनी चाहिए। इनका क्या सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। आखिर में जो हब हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, वो केवल बड़े शहरों में ना रहें, छोटे शहरों में हो। सरकार की जो अच्छी योजनाएं चल रही हैं, सरकार का जिस पर फोकस है, उस पर हम सभी लोग समग्र रूप से बात कर पाए। अगर ये बात होगा तो शायद हमारा देश एक दिन बिल्कुल जो सोने की चिड़िया हम जिसको कहते थे, यानी सब में बराबर की समृद्धि होगी, वो जल्दी दिखाई पड़ने लगेगा। एक छोटी सी कहानी अपने बच्चों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। एक नाम है जसवंती बेन का। अभी इनका नाम इसलिए आया कि इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, लिज्जत पापड़ सबने खाया है। बात है 15 मार्च 1959 की दोपहर की। 5-6 महिलाएं आपस में बैठी थी, टाइम नहीं कट रहा था, कहीं कि हमारे आसपास के लोग पापड़ खाते हैं, चलिए पापड़ बनाते हैं। और 7 महिलाओं ने पापड़ बनाना शुरू किया था। 80 रुपए, बड़ी कहानी नहीं कहूंगा, समय नहीं है, 80 रुपए उधार लिए थे, 50 पैसे पहले दिन कमाए थे। आज उनका टर्नओवर 1600 करोड़ का। 45,000 महिलाएं, वो महिलाएं जो वंचित हैं, शोषित हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, ड्रग एडिक्ट है हस्बैंड, और की और बात देखिए, इतना क्वालिटी है, उन्होंने मशीन का प्रयोग नहीं किया है। और ये स्थिति है आज के डेट में कि वो सारा प्रॉफिट उन 45,000 महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का इससे अच्छा उदाहरण शायद हम अपने समाज के लिए नहीं खो सकते। अपनी हिस्ट्री वो करती हैं, जब उनको सम्मान मिलता है कि हमें पढ़ा लिखा नहीं था, हमने लोगों से पूछा कि हम पहले हमारे फल वाला आता था, उसको पापड़ दिया, वो बेचता था, आसपास के मोहल्लों में बेचा। लड़कियां, महिलाएं, उनको नीड थी, बढ़ती गई, और आने वाले समय में बड़े बड़े लोगों से टाई अप करना पड़ा। फॉरेन एक्सपोर्ट है, सिंपल काम। एक वही गुजरात की घटना, एक छोटी सी मैं बात करता हूं कि क्या उनके अंदर डेडिकेशन था। तो मैं आपको बस इतना डालना चाहता हूं कि समस्याएं किसी के विकास में अवरोधक नहीं हो सकती हैं। एक नाम है चंदू भाई बिरानी का, जिनको सुल्तान ऑफ बेफर कहा जाता है। चंदू भाई बिरानी की कहानी जरा सुन लीजिए, 2 मिनट में खत्म करूंगा। कि 90 रुपए महीने से एक थिएटर में इन्होंने गेट कीपर का काम शुरू किया था। इनके पिताजी गांव में रहते थे, खेती बाड़ी से मन हुआ, 20,000 में 1972 में सारा खेत बेच दिया। उसके बाद दवा बीज के लिए इन्होंने दुकान खोली, सारा पैसा, अनुभव नहीं था, बिजनेस में डूब गया। इसके बाद इनका परिवार माइग्रेट किया, राजकोट आया, और चंदू भाई दुरानी से पूछा गया क्या काम कर सकते हो। कहा कोई भी काम कर सकते हैं, हमें नौकरी चाहिए। कहे कि गेट कीपर के काम के साथ स्वीपर भी करना है। कहा यस। कहने का मतलब उन्होंने कहा झाड़ू पोछा से लेके जो काम आप कहोगे मैं करूंगा, मुझे नौकरी चाहिए। उसके ईमानदारी और डेडिकेशन से इतना प्रभावित हुए मालिक कि अपना कैंटीन दे दिया। कैंटीन में उन्होंने अपने यहाँ जैसे बनता है समोसा, वैसे वहां भी स्नैक्स बनते हैं। 100 बनाए, 80 बेच पाए, 20 बच गया। जो 80 प्रॉफिट में आया था 20 में घुस गया। फिर कहे अब क्या करें, तो उसके बाद उनको दिमाग में आया कि लोग चिप्स खूब खाते हैं। तो एक आदमी को सेट किया कि दोपहर में आया करो, तुम्हारा मैं चिप्स लेके बेचूंगा। वो जब बीच में थिएटर का टाइम होता था, लोग पिक्चर देखने जाते थे, तो पता लगे इंटरवल में रोज 15 मिनट लेट पहुंचे वो। तो जब 15 मिनट लेट पहुंचे तो जितना बिकना था, अब लोग पिक्चर देखे क्यों बेचे। तो कहा कोई बात नहीं, 3-4 बदला नहीं समझ में आया तो घर पे रात में चिप्स बनाते थे, सुबह रख के लेके आते थे। और आज 4 स्टेट में 4,000 करोड़ उनकी कंपनी को पेप्सी दे रही थी। उन्हें कहा अपने बेटे को जैसे पालता है कोई नहीं बेचता है, वैसे मैं अपनी कंपनी को नहीं बेचूंगा। पेप्सी जैसी कंपनी के ऑफर को ठुकराया और 3,000 करोड़ का आज का उनका टर्नओवर है। 50 से ज्यादा वैरायटीज है उनकी। तो अगर हार मान लिया होता तो क्या है, एक व्यक्ति ही है, और बना क्या, इंटरप्रेन्योर। किया क्या, समाज के लिए इनोवेशन किया, रिस्क लिया, इनोवेशन किया और एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, सोशल अपलिफ्टमेंट किया। यही उद्देश्य है। इसी पर वार्ता करनी है, इसी पर चर्चा करनी है। आप बहुत विद्वत जना है, मेरी जान पर समझ बहुत इतनी अच्छी नहीं है ये सब्जेक्ट, मैंने कभी इस पर इतना, लेकिन 2-4 सभी होते हैं। और आप, मैं फिर कहता हूं, आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ से आपको एक विजन मिल सकता है, यहाँ से आपको एक सोच मिल सकती है, और कल के नाम में
आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हम बलरामपुर की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं इन्हीं बातों के साथ। अपने प्राचार्य जी सहित, आयोजन सहित और अपने अतिथि सहित मैं सबका सम्मान करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिवादन करता हूँ किसी की तरफ से। और साथ ही साथ डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप जो हमारे की नोट स्पीकर हैं उनका फॉर्मल वेलकम और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी छात्र हमारा इतना अच्छा है बताने की जरूरत नहीं है, डायस छोड़ के नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग डायस छोड़ के नहीं जाएंगे तब तक आप कमजोर नहीं है। आप हमसे 20 साल ज्यादा युवा हैं और युवाओं का आपको परिचय देना है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन हमारे संरक्षक अभी हमारे लिए समय दिए थे, लेकिन थोड़ा सा जो है उनको कहीं जाना था, इसलिए जो है वो हमारे बीच इस समय नहीं है। श्री कर्नल आर के मोहंता जी, प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर जेपी पांडे जी, जो इस आयोजन समिति के प्रबंधक के रूप में हैं। हमारे बीच महाविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर डॉक्टर पीके सिंह सर, और इस बीच में हमारे आईपीएससी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर तबस्सुम फरकी जी। ये सब अभी किसी विशेष कारण से चले गए हैं, लेकिन उनका स्वागत करना हमारा धर्म है। और इस सेमिनार में लखनऊ से पधारे हमारे की नोट स्पीकर श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पधारे डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि प्रोफेसर हैं कॉमर्स विभाग में और हमारे अभिन्न मित्रों में से एक हैं। इस बीच अभी हमारे दो और मित्र आए हैं, विनोद जी जो सीए हैं और श्री अनूप कुमार गुप्ता जी, उनका भी स्वागत है। नीचे बैठे हमारे बीबीए विभाग के प्रभारी तथा तकनीकी रूप से हमें सहायता दे रहे हैं श्री अभिषेक सिंह जी, जो कि बीसीए प्रभारी हैं और कंप्यूटर के भी प्रभार उनके पास है। हमारे विभाग के वरिष्ठ और पूर्व प्रभारी डॉक्टर पीएन पाठक जी, डॉक्टर केपी मिश्रा जी, और संचालक कर रहे हमारे सहयोगी डॉक्टर के सिंह जी, और बीबीए विभाग से श्री सिद्धार्थ मोहंता जी, तथा यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राएं, प्रेस मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु तथा हमारे शिक्षणेतर कर्मचारी जो आपको सहयोग कर रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि बिना इनके सहयोग से ये कार्यक्रम इतना अच्छा जो रूप दे रहा है वो नहीं दे पाता। हमको दायित्व दिया गया है कि हम अपने रिसोर्स पर्सन जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हैं और गोरखपुर विश्वविद्यालय से आए हैं, उनका आपको संक्षिप्त परिचय दें। तो सबसे पहले हम लखनऊ विश्वविद्यालय या बीबीडी यूनिवर्सिटी से पधारे श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का परिचय देना चाह रहे हैं। उन्होंने
करीब 12 वर्षों से अपने क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं और करीब इनका क्षेत्र मार्केटिंग एवं फाइनेंस का रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव जी का जो क्षेत्र है इसमें इन्होंने करीब 25 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित किए हैं तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ स्टडी, IPSC और जितने भी अन्य प्रशासनिक पद हैं उसमें इनका दायित्व इन्होंने पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी जो कि हमारे दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से पधारे हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। MBA तथा कॉमर्स दोनों में इन्होंने UGC नेट क्वालिफाई किया है। इसके अलावा इनका जो शिक्षण या अध्यापन का क्षेत्र है ये मार्केटिंग के मर्मज्ञ हैं, जो बहुत ही गहराई से मार्केटिंग के बारे में जानते हैं और उनके क्षेत्र में करीब 40 रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं तथा 2 पुस्तकें उन्होंने अपने इस क्षेत्र में प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी यूनिवर्सिटी के लगभग सभी प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में IPSC कोऑर्डिनेटर, बोर्ड ऑफ स्टडीज तथा NIRF जो कि पूरे विश्व भारत में आपको कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग प्रदान करता है, उसके भी सदस्य हैं। इसके साथ उन्होंने और तमाम कई ऐसे प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं और शैक्षिक क्षेत्र में आपका नाम किसी भी विश्वविद्यालय में अपने क्षेत्र में एक स्थान रखता है। और इसके साथ ही उन्होंने उनसे शैक्षिक गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनकी सलाह जरूर समझी जाती है। इसी के साथ हम मंच पर अपने सहयोगी डॉक्टर KK सिंह को पुनः बुलाना चाहूँगा कि वो अपना मंच संचालन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस विस्तृत परिचय के बाद मैं अब समय न लेते हुए आज के की नोट स्पीकर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए। डायस आपके लिए समर्पित है और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई जाएगा नहीं। यमगांव के बच्चे जो भी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, वो महत्वपूर्ण है। इग्नू में आपके शैक्षिक कार्यों में आपको बहुत आगे मदद करेगा और इसकी सूचना कई बार दे दी गई है। और कृपया, मैंने कल ही कहा था कि आप अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। आपने इनका मार्गदर्शन इनके लेवल के हिसाब से दिया है। ये छात्र हैं, अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो इसको समझ को कैसे इनके विकसित किया जाए। आपने सभी उन योजनाओं पर प्रकाश डाला जिससे आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। सोशली डिप्राइव्ड एरिया के लिए जो योजनाएं हैं उनकी बात हुई, और कैसे पूरा प्रोसेस एक एंटरप्रेन्योर का होता है वो सर ने आपको बताया। इतने बिजी शेड्यूल में अपने कॉलेज से इतनी दूर चल के आए, 300 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है पर डे, और उसके बाद आने के बाद लेक्चर देना। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से, आईपीएससी की तरफ से, अपने सभी कलीग्स की तरफ से और छात्रों की तरफ से हार्दिक अभिवादन, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको। और इसी क्रम में थोड़ा अवेयर होके बैठ जाइए, रीढ़ और सीधी कर लीजिए, युवा लग जाइए, तो फिर एक और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी चर्चा बहुत बार हुई, डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बार बार कहा, और ऐसा भी लग रहा था बीच में कि आप इतने बिजी होने वाले हैं कि हो सकता है कि ये मार्गदर्शन आपका हम लोगों को ना प्राप्त हो सके। लेकिन जब कोई चीज़ मन से ठानिए तो हो जाता है, और हमारे त्रिपाठी जी ठानने के मामले में तो उनके मित्र हैं, वो जानते हैं। तो आपने ठाना, इसके लिए हम त्रिपाठी जी को भी बहुत आभार करते हैं, और बिना समय गवाए सर को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारे बच्चों का ज्ञान दर्शन मार्गदर्शन करें।
Hello. Okay, first of all, I would like to express my gratitude to Lieutenant Colonel retired Sri R.K. Mohantaji, Managing Secretary and Patron of the National Seminar, Professor J.P. Pandey, Principal and Chairman, Organizing Committee, MLK PG College, Professor Tabassum Farki, Coordinator, IQAC, Chief Proctor, Professor Singh, Professor P.K. Singh, the convener of this seminar, Sri Krishna Tripathi ji, Organizing Secretary, Dr. Pankaj Kumar Srivastava, for inviting me to be a part of this national seminar on the topic entrepreneurial development and its impact on our economy. I think that Dr. A.K. Srivastava, Dr. Ashish Kumar Srivastava has beautifully set the theme of this seminar. He has discussed about what exactly entrepreneurship is, what do you mean by the term entrepreneur, and he has also mentioned that if you want to become an entrepreneur, what are the various schemes, assistance provided, which is being provided by the central government. ये आपको बहुत ही डिटेल में डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया. Now, some days back, when Dr. Sri Krishna Tripathi came to me and he said that he's planning to organize, his college is planning to organize a seminar on this topic, and he also requested me to be a part of this thing. He said that I don't want you to speak on a topic which is purely academic in nature. Normally होता क्या है, हम सेमिनार्स में बहुत चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिसमें चीज़ें डिस्कस तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, समझ में कुछ नहीं आती. तो उन्होंने कहा कि एकेडमिक इम्पोर्टेंस का तो होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के, उनके एकेडमिक इम्पोर्टेंस, उनको एकेडमिकली किसी तरह से बेनिफिट हो उसका, और अगर वो अपने इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो करियर फ्रंट पे भी उनको कुछ लर्निंग्स प्राप्त हो. तो सबसे पहले जो टॉपिक मेरे दिमाग में तुरंत दिमाग में आया, जिसको कहते हैं कौंधा, इट फ्लैश्ड इनटू माय माइंड, एंड द टॉपिक वाज स्टार्टअप बिल्डिंग आवर इंडियन इकोनॉमी. अभी डॉक्टर सिंह ने भी बहुत ही डिटेल में थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में आपको एक आइडिया दिया. आपने शायद सब लोगों ने ये टर्म सुना होगा, व्हाट एग्जैक्टली स्टार्टअप इज. भले जानते ना हो, लेकिन स्टार्टअप टर्म जरूर सुना हो. एक बात ये जरूर आती है, इसको स्टार्टअप क्यों कहते हैं, क्यों नहीं उसको, आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कंपनी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप फर्म पढ़ा होगा, इसको स्टार्टअप क्यों बोला जा रहा है? क्या सिर्फ एक नया टर्म कॉइन कर दिया गया आप लोगों को परेशान करने के लिए? एक चीज और याद करनी पड़ेगी, कंपनी भी पढ़ते हैं, फिर पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ते हैं, अब स्टार्टअप भी पढ़ो. क्या स्टार्टअप है या उससे कुछ डिफरेंट है या उसी का पार्ट है? साथ ही साथ ये जो कुछ भी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? स्टार्टअप होते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? If you are planning to start up your own business, to establish your own business या startup, तो कैसे करेंगे? और करने के लिए अगर हमको कहीं से मदद चाहिए तो कहां से मिल सकती है? कुछ इन सारे पैरामीटर्स पे मैंने अपना ये प्रेजेंटेशन फोकस किया है. अब जब भी किसी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि व्हाई दिस टॉपिक, क्यों जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है कि कोई फायदा भी है हमारे लिए? तो अगर स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप के बारे में कुछ बताने से पहले मैंने ये क्यों टॉपिक चूज किया ये बताऊंगा थीम आपको. हम अपना थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक ओवरव्यू अगर आपके साथ शेयर करें तो हमारे देश की जनसंख्या करीब 141 करोड़ है, इसके राउंड अबाउट है. ये डेटा मैंने विकिपीडिया से लिया है. और जो जीडीपी है, जैसा अभी प्रोफेसर श्रीवास्तव ने मेंशन किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर इसके नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इट इज 3.736 ट्रिलियन. अभी बीच में बहुत आपने एड्स भी देखे होंगे कि द इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट आवर इकोनॉमी इनटू दिस ट्रिलियन इकोनॉमी. तो आज की डेट में
हमारी इकोनॉमी जो है 3.736 ट्रिलियन की है। ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ के करीब होता है, तो आप उसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। जीडीपी रैंक देखा जाए तो 5th है इस वर्ल्ड में, यस 5th रैंक पे हैं हम लोग। और ग्रोथ रेट देखा जाए तो 2023-24 में Q1 में आप अगर आप देखिए तो हमारी इकोनॉमी 7.8% के रेट से ग्रो कर रही है। तो ये तो मैंने आपको समरी बताई अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अब अगर वापस चलें स्टार्टअप, मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, उसका बेसिक रीजन था द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप्स इन द इंडियन इकोनॉमी इज समवेयर अराउंड 5%। और अगर ये 5% की बात करेंगे तो 5% को आप उसका निकाल सकते हैं 3.736 ट्रिलियन का 5%, तो कई हजार करोड़ में आएगा। तो अगर कोई सेक्टर या कोई यूनिट या ग्रुप ऑफ यूनिट्स 5% अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है तो कुछ खास तो होगा। तब ये जरूर जानना चाहिए स्टार्टअप होते क्या है, और अगर हमको एक स्टार्टअप बनाना है, इफ यू वांट टू एक्सेल इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई, एक बात ये होता है कि हम सब चाहते हैं नौकरी, चाहते हैं नौकरी। एक मन में नहीं भाई हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं, जिनके यहाँ ये पीढ़ी दर पीढ़ी से बिजनेस चला आ रहा है वही लोग बिजनेस कर सकते हैं। पर ये सारे मिथ्स हैं, ये सब चीज चेंज हो चुकी है। और खास तौर पे कोरोना टाइम पीरियड ने तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। ऐसे ऐसे लोग, मैं उनका भी एग्जांपल्स बताऊंगा, जो कभी सिर्फ जॉब करते थे, उनकी जॉब चली गई और इसके वजह से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो आज दे आर द टॉप। उनकी कंपनी जो है उसका टर्नओवर अपनी इंडस्ट्री में एक तरह से फर्स्ट 5 पोजीशन में है, फर्स्ट 5th पोजीशन में वो स्टार्टअप्स आते हैं। तो ये सब सिर्फ एक मिथ है कि अगर हम सिर्फ जॉब के लिए बने हैं। ये कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। बिल्ली भी तब तक भागती है जब तक उसको भागने का मौका मिलता है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, जैसा सर ने बताया अभी, वो हम सब के अंदर होती है। लेकिन तब तक रिस्क नहीं लेते हैं जब तक कोई रास्ता मिलता जाता है। अगर रिस्क ना पड़े और काम चल जाए तो चलता है। अगर इन स्टार्टअप्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं कुछ नाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सर ने भी शेयर किया था। फ्लिपकार्ट, ओला कैब्स, बाईजूस, सब नाम सुना होगा, शायद सबने सुना है। ओयो नाम सुना है, सबने सुना है। ओयो इज रिलेटेड विद विच सेक्टर? ओयो टैक्सी से रिलेटेड है, होटल सेक्टर से रिलेटेड है। वेरी गुड। फिर आप ड्रीम 11 का नाम सुना होगा। ड्रीम 11 क्या है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। क्रेड, CRED, क्रेड का नाम सुना? क्रेड कितने लोगों ने सुना है? जस्ट रेज योर हैंड। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल जानते हैं। क्रेड इट इज समथिंग रिलेटेड विद क्रेडिबिलिटी, यू आर गिविंग क्रेडिट, उससे कुछ रिलेटेड है, बात करेंगे उससे। देन ग्रो का नाम सुना है? GROWS, क्या है ग्रो? यस, ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, इधर से भी लड़कियां भी कुछ बता रही हैं। देन फार्म इजी, established by Mr. सिद्धार्थ शाह। फार्म इजी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड विद फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाइयों से रिलेटेड है और कुछ ना कुछ इजी किया होगा उसने, देखा जाए। देन स्विगी, स्विगी का नाम तो सबने सुना, सब लोग खाने के शौकीन हैं, सबको आराम चाहिए तो जोमेटो, स्विगी, इन सबका नाम तो सुना ही होगा। जोमेटो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यू ऑल नो अबाउट स्टार्टअप होते क्या हैं, कि सब स्टार्टअप रहे हैं कभी ना कभी। अब यहाँ पे बात आई कि स्टार्टअप की आप टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं कंपनी बोल रहे हैं? ये भी सब कंपनीज ही हैं, तो आप स्टार्टअप क्यों बोलते हैं, क्यों कंपनी क्यों नहीं बोलते? तो वह थोड़ी सी बात किया जाए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। अब स्टार्टअप की डेफिनेशन देखा जाए तो स्टार्टअप इज अ न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी दैट ऑफर्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द मार्केट। चूंकि नई फॉर्म एंटिटी होती है, अब ये आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, आप इतना सबको मालूम होगा
if you are planning to start up your business, so either you can get yourself registered under Indian Companies Act. तो अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करोगे तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते हो, या पार्टनरशिप फर्म एक्ट जो बताया गया है, आप एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो स्टार्टअप्स भी होते हैं, दे आर आइदर रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप फर्म और मे बी कंपनी, तो होते वो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन चूंकि वो नया नया बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर इनटू द बडिंग स्टेज, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो बडिंग स्टेज में होते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, स्टार्टअप नाम दिया। लेकिन कोई भी नई कंपनी होगी तो उसको हम स्टार्टअप जनरली नहीं कहते, क्योंकि आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आपको उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो अगर नेक्स्ट देखा जाए, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंपनी और मे बी फर्म, जैसा मैंने आपको बताया, इट्स इनिशियल ऑपरेशनल स्टेज। इंट्रोडक्शन, जैसे आपने लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शायद पढ़ी होगी, पढ़ा है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो ये कंपनी की इनिशियल इंट्रोडक्शन वाले स्टेज। और इसके लिए जो बड़ी खास बात होती है, इनोवेशन। मान लो कल को तुम ही सोच रहे हो और आप जैसे बच्चे स्टार्टअप बनाते हैं, ध्यान दीजिए, आईआईटी से, आईआईएम से निकले लड़के क्या होते हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या टेक्निकल पर्सन होते हैं। क्या उम्र है, आप ही उम्र के आसपास के होंगे, आप लोग भी कल एमबीए कर लो, आप जैसे लड़के बना रहे हैं साथ। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म अ कंपनी। हमको रतन टाटा के साथ कंपीट करना है, धीरूभाई अंबानी जैसा भी अभी सर ने बताया, हम कर पाएंगे कंपनी? कभी नहीं कर पाएंगे। उनकी कंपनी पता नहीं कितने हजारों करोड़ कितने की है और वेल एस्टैब्लिश्ड है, तो उनको बड़े आसानी से लोन वोन भी मिल जाते हैं, उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता। और मैं अभी आईआईटी से निकला, आईआईएम से निकला, एमबीए पीजी कॉलेज से निकल रहा हूं और मैं कंपनी बनाऊं, सीधे रतन टाटा से लड़ नहीं कर पाऊं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो फिर क्या कर ही नहीं सकते, नहीं करते हैं, पर कोई ना कोई रास्ता, देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, हमेशा याद रखना। लाइफ में कभी सिर्फ प्लान ए नहीं होता, और अगर सिर्फ प्लान ए लेके चल रहे हो, नहीं अचीव कर पाते तो जरूर कोई ना कोई प्लान बी होगा। हमेशा अपने लिए प्लान बी रखना। तो कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिससे हम उन जैसी कंपनीज के साथ भी कंपीट करें। दिमाग, और वो दिमाग कहीं ना कहीं है इनोवेशन। Innovation is essential for every startup because it allows them to compete with other industries for market leadership. अब यहाँ की बात है इनोवेशन, कुछ अलग हटके सोचो, अपनी थिंकिंग हैट जो है उसको थोड़ा सा यूज करो। मैंने कोरोना टाइम पीरियड की बात की। कोरोना टाइम पीरियड भी जब थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, डीमोनेटाइजेशन टर्म सुना होगा। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? हाँ बताइए। सम करेंसी नोट्स वर बैन, उसको आप यूज नहीं कर सकते। उसकी जगह फिर कोई दूसरे नोट्स आए, 2000 नोट के नोट्स आए, वो जो कि अब फिर 7 तारीख शायद लास्ट डेट है, वो भी खत्म हो रहा है। अब उस समय क्या हुआ, जो भी आपको एक ऑप्शन, वो नोट यूज नहीं कर सकते, तो आपको नए नोट बैंक से इशू करवाने। अब उस समय सडनली जब ये चीज हो गई तो बैंक में काफी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और नॉर्मली हम आप जैसे, या आप नहीं जाते कि आपके पापा वो भी जाएं, वही का बैंक अकाउंट पे साइन करना है, तमाम तरह की चीजें। तो अब उस लाइन में जाके ऑफिस छोड़ करके उतना दिन लगे रहना, या आपकी मम्मी भी जा रही है या ग्रैंड पेरेंट्स जा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल। तो उस दौरान ही आईआईटी के ग्रेजुएट ने एक एप्लीकेशन आप लोग बहुत यूज करते हो, उसने बनाया, उसका नाम था बुक माई छोटू। छोटू किसी की दुकान पे जाते हैं, कहते हो छोटू ये लाओ वो लाओ, कहते हो ना, तो वहीं से उसने वो नाम लिया, बुक माई छोटू। अब बुक माई छोटू का क्या कंसेप्ट था? इनोवेशन। बुक माई छोटू का क्या कंसेप्ट था कि आप वहां जाकर के अपने लिए एक पर्टिकुलर, अपने बिहाफ पे एक एजेंट बुक कर लीजिए, जो कि टाइम पीरियड दिया रहता था, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, किस स्लॉट में बुक करना चाहते हो, या आप कई स्लॉट भी ले सकते हो। वो आपकी जगह लाइन में जाकर के लग जाएगा, ठीक है। आपने उसको 9 से 12 बुक करके, मालूम तो है नहीं कितना देर के लिए, कितनी देर में नंबर आएगा,
वो जाकर के वहां लाइन में लग जाता है, और जब आपका नंबर आने वाला होता था वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, तब आप बैंक पहुंच जाइए, वो हट जाएगा, वो लग जाएगा, इसके बदले जो चार्जेस हैं वो ले। अब इसमें सिर्फ दिमाग चाहिए आप और टेक्निकल स्किल्स चाहिए, और ये सर्विस दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन में बहुत पॉपुलर है, वही के लिए शुरुआत की गई थी। एकदम से भाई आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑल ओवर इंडिया तो नहीं लॉन्च कर सकते, और वो सर्विस बहुत ही पॉपुलर है। इसी तरह से एक आईआईटी के ग्रेजुएट ने स्टार्ट किया एक सर्विस व्हिच वाज समथिंग रिलेटेड विद बुकिंग स्पेस इन दिस पार्किंग लॉट। अक्सर ऐसा होता है, अगर आप लोग बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कभी गए होंगे तो वहां आप ऐसे रोड साइड सड़क के किनारे पार्क करके नहीं जा सकते, और यूपी में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी, तो वहां आपको पार्किंग लॉट में ही खड़ा करना पड़ता है। अब पार्किंग लॉट में जाते हो तो तब तक वो कहता है नहीं भर गया, चाहिए, बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्या करें आप। तो उसने वो फैसिलिटी सभी जितने भी इस तरह के पार्किंग स्टेशंस थे उनके साथ उसने कोलैबोरेट किया। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ओयो के कुछ अपने होटल्स नहीं होते, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके वो सर्विस ऑफर करते हैं, और वहां पे वो जो भी स्पेस रहता था उसको वो ऑनलाइन रियल टाइम में अपडेट करते रहते थे। इस पार्किंग स्टेशन पे अभी ये खाली है, अगर या तो भर गया तो पूरा खाली है, नेक्स्ट पे चले जाइए। तो अगर आपके पास वो फैसिलिटी है आप उसमें देखिए, उस हिसाब से जिस भी स्टेशन पे स्पेस को आप वहां तो आपके आसपास के एरिया को वहां जाइए, बात करके चलिए। अब इसमें भी देखो सिर्फ सोच है, आपको उस तरह की नीड, आपकी नीड है, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी नीड है, आप मेरी सर्विस को अवेल करो। तो हमेशा ध्यान रखना कि सर कह रहे थे आप लोग हॉल से निकल के चले जा रहे हो, बैठो बैठो, किसी को जबरदस्ती किसी के साथ कुछ किया नहीं। सर ने कहा कि मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं। मार्केटिंग में एक सेइंग है, नीड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। नीड्स कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, भूख आपको जबरदस्ती लगाई नहीं जा सकती, खाना दिया जा सकता। तो नीड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। इफ यू डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, जबरदस्ती तो कोई आपको सिखा ही नहीं सकता, जबरदस्ती बैठा सकता है, सिखा नहीं सकता। और ये आपके अंदर है, if you want to learn, you will have to learn। और कोई जरूरी नहीं हमेशा आपको तो मौका दिया जा रहा है, लोग आते हैं, आपके सर लोग पढ़ाते हैं, हम लोग आते हैं, और जब जरूरत होगी ना तब हो सकता कोई बताने वाला ना हो, तब और क्योंकि नीड क्रिएट हो गई है तब तो खुद सीखो, चाहे नेट पे जा करके, चाहे बुक पढ़ करके। सो नीड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। जो छोड़ के चले गए वो चले गए, उनके अंदर वो नीड नहीं। तो यहाँ स्टार्टअप के केस में हमेशा ये ध्यान देना होगा कि हमारा कस्टमर सेगमेंट की नीड क्या है, कुछ अलग ऐसी होनी चाहिए जो बाकी इंडस्ट्री या बाकी प्लेयर सर्व नहीं कर रहे। तो उसने देखो बड़ी छोटी सी चीज, बुक माई छोटू, क्या कंसेप्ट है, उसने देखा कि ऐसे लोग हैं, नहीं हो सकता बड़ा, उसने ऐप बना दिया। चाहे ये ऐप बनाओ चाहे वो ऐप बनाओ, ऐप बनाने के लिए तो वही स्किल की जरूरत है, लेकिन आपने उसने नीड को समझा कि नीड उतना देर हमारी जगह पे कोई खड़ा, या हमको बता दे कि इस पार्किंग लॉट में क्या जगह है। दैट इज अ स्टार्टअप, बिकॉज अ न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी विद अ इनोवेटिव आइडिया। आ रहा समझ में, कांसेप्ट समझ में आ रहा है? इट कैन बी रजिस्टर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म और इट कैन बी रजिस्टर्ड इन द इंडियन कंपनीज एक्ट। अब लेकिन हर कंपनी या पार्टनरशिप या हर फर्म को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है। विदाउट रिसोर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता, और स्पेशली कौन सा रिसोर्स हम कहते हैं, मॉनेटरी रिसोर्स। तो नॉर्मली तुम देखोगे सबसे पहले जब आप स्टार्टअप बनाने की सोचोगे तो आपको अपने घर से ही पैसा लगाना, बिकॉज घर का पैसा पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके पास सब चीज का क्रंच है। एक तो आपके आइडिया पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है तो बैंक लोन देगा, कभी नहीं देगा, क्यों देगा? ऐसा हो सकता है। आप एक न्यू कमर इन द बिजनेस हो, आप खुद पे क्यों विश्वास करें? तो आपको कुछ न कुछ वो सारे बिजनेस ऐसे स्टार्ट होते हैं। कभी सर ने बताया भी कि चंद्रचित पापड़ की बात कर रहे थे, तो 85 रुपए उधार लेकर के बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 1600 करोड़ का बिजनेस। तो आपको अपने घर से ही पैसा लगाना पड़ेगा, तो दैट इज थ्रू फैमिली एंड फ्रेंड्स। देन कुछ क्राउड फंडिंग का भी कंसेप्ट आता है। क्राउड फंडिंग का क्या मतलब होता है, एनीबॉडी? किसी को मालूम? ये टर्म सुना है?
क्राउड मतलब हम भीड़ में खड़े हो जाएंगे तो हाँ क्या करेंगे। चलो बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। क्या नाम है बेटा आपका? क्षितिज ने क्या बताया कि रेजिंग मनी फ्रॉम द क्राउड। क्राउड मतलब क्राउड में आप लोगों को जानते नहीं, पर आपको उनसे फंड रेज करना है। तो तरीका क्या है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप अपने आइडिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्लोट करते हो कि मेरा ये आइडिया है पर मुझे फंड्स की कमी है। आपके पास बहुत से कॉल्स आते होंगे, ये बीमार है, वो बीमार है, पैसा दे दीजिए, होता है ना, वो भी दैट इज अ काइंड ऑफ अ क्राउड फंडिंग। आप अपने आइडिया को सेल कर रहे हो, किसी दूसरे को अपील कर गया तो वो आपको कुछ डोनेशन के फॉर्म में दे देगा, उसकी कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपका आइडिया आपको अच्छा लगा, आपको फंड्स दे दो तो मैं थोड़ा छोटा अमाउंट डोनेट कर, तो एक तरीका ये भी। फिर एंजल इन्वेस्टर्स, देयर आर सर्टेन एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, big companies, already established companies are also promoting startups, promoting या establishing startups। तो जो ऑलरेडी, मान लीजिए कल को अगर ड्यूबाई या गूगल अगर एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते, और अगर हमको ये मालूम चल गया कि गूगल का स्टार्टअप है तो रिस्की तो होगा, क्योंकि ये भी मालूम है कि आगे चलेगा क्यों, लेकिन गूगल स्टार्ट कर रही है तो कुछ बैंक में उनको लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, तो गूगल की अपनी एक रेपुटेशन है, तो वो कुछ स्टार्ट कर रही है तो जरूर कुछ सोच समझ के करें। रिस्की अगेन है बिकॉज़ इट इज अ टोटली न्यू आइडिया, लेकिन उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से लोग आगे आते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसी कंपनीज होती हैं जो न्यूली फॉर्म्ड वेंचर्स को ही प्रमोट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, और उनका क्या फायदा होता है उसमें कि कल को अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो चूंकि जो पैसा लगाए हैं उस अमाउंट तक इक्विटी शेयर होल्डर हो जाते हैं, मतलब इक्विटी राइट उनका हो जाता है, उस कंपनी की होल्डिंग होती है, दे विल बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी, इसी शर्त पे वो लगाते हैं। और दूसरी तरफ एंजल इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अपने एरिया में मेरी कोई बॉलीवुड स्टार होगा, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा, उसके पास इनॉर्मस फंड, पैसे की कोई कमी नहीं। सलमान खान जैसे कहते हैं हमको मालूम नहीं हम कितना कमाते हैं, इतना खर्च हो, हमको बस हर महीने इतना चाहिए, इतना कमाते हैं वो, एक स्टेटमेंट मैंने उनका कुछ पढ़ा था। सो उनके पास पैसा एनॉर्मस है, दे आल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई फंड्स, तो आप अगर आइडिया लेके गए उनको अपील करके आप उसमें इन्वेस्ट करो, और कल को अगर तुमको प्रॉफिट होने लगेगा तब तुम उसमें से हमको देना, ऐसे उनको इसी एंजल कहा गया। एंजल मतलब अप्सरा, अच्छा बड़ी, या हाँ मेल फीमेल दोनों एंजल होते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स। एंड देन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, लोन्स भी बैंक से मिल सकता है, सबको नहीं, कुछ लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। तो दीस आर द वेज थ्रू व्हिच यू कैन अट्रैक्ट फंड्स, कोई डाउट इसमें अभी तक? अब यहाँ पे बात आई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इनोवेशन। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके सामने दिए, इन सब का भी नाम आपने सुना है, इसमें बस एक नीशो मैंने और ऐड किया। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं ओला कैब्स की बात कर रहा हूं, ओला कैब का क्या बिजनेस मॉडल था? पहले आप नॉर्मल टैक्सी बुक करते थे, ऑटो से जाते थे, फिर ये ओला उबर का कांसेप्ट आया। ओला कैब इंडियन कंपनी है, it receives a commission for each ride that is booked on the platform, उनका भी एक अपना एप्लीकेशन है, आप उस पर बुक करिए उनको कमीशन मिलता है, and providing add-on services like vehicle rentals and food delivery। उनकी अपनी टैक्सी सर्विस कुछ नहीं, मेरे पास एक टैक्सी है, मैं उसको चलाता हूँ, मैं ओला में अपने को रजिस्टर करता हूँ, ओला हमको ग्राहक लाके देगा, कस्टमर लाके। मैं इस वक्त एमएलके पीजी कॉलेज के आसपास हूँ, किसी ने बुक किया तो ओला हमको बता देगा एमएलके पीजी कॉलेज से हमको स्टेशन जाना है, तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास आई, ओला के पास। ओला इज अ वेल रिनाउंड प्लेयर, वो आपको ढूंढेगी, अच्छा आपकी टैक्सी एमएलके पीजी कॉलेज पे है, आपको कहेगी कि आप उस कस्टमर को लेकर के चले जाओ, ये बिजनेस मॉडल है। तो उसको कोई टैक्सी भी ओन नहीं करनी है, इसके बदले अच्छा आपको बिजनेस मिल रहा है, कस्टमर इधर से उधर जा रहे हैं, जो आप अर्निंग कर रहे हो उसका कुछ प्रोपोर्शन आप इनको दे। गेटिंग माय पॉइंट? इनोवेटिव आइडिया। अच्छा फायदा कस्टमर को क्या हो रहा है? एक तो बस बैठे बैठे काम हो जा रहा है, और वी आर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस। ये टर्म बहुत छोटा सा है,
ओयो के केस में भी यही है। ओयो के पास अपने कोई होटल नहीं है, लेकिन हर होटल में जो कमरों का डिस्क्रिप्शन है वो बता देते हैं अगर ओयो का एक रूम बुक करेंगे आप तो इतना बड़ा रूम होगा, इसमें ये फैसिलिटीज होंगी, नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स होंगे, वाईफाई कनेक्टिविटी होगी, चाहे आप एक्स होटल में जाओ चाहे जेड होटल, आपको वो चीज मिलेगी। इसीलिए आप ओयो के थ्रू बुक करते हो, ना कि उस होटल में। आप बलरामपुर में आए, अभी होटल में चले गए, अब देखा कि वो तो अच्छे होंगे ही नहीं रहा, फिर दूसरे में गए, फिर तीसरे में गए, आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो। तो ओयो के थ्रू ओयो गारंटीज स्टैंडर्डाइजेशन, किसी भी होटल में आप बुक करोगे ये चीज आपको मिलेगी। तो अगर एक होटल में 100 कमरे हैं तो 5 कमरे ओयो के हो सकते हैं, कभी कभी पूरा होटल भी ओयो का ही हो जाता है। तो ओनरशिप नहीं होती है, यदि वो कस्टमर आके देते हैं उसके बाद वो कमीशन। ये भी एक बड़ा नया कांसेप्ट था और जिसने स्टार्ट किया था, जैसा सर ने बताया, 20 21 22 23 साल के लड़के होते हैं, बस स्पार्क है, आइडिया आया, ट्राई किया, हमेशा तुरंत सक्सेस नहीं मिलती है, कभी भी नहीं, किसी भी चीज में थोड़ा सा। लेकिन अगर इफ यू हैव फेथ इन योर आइडिया, ट्राई टू फॉलो इट, देन ओनली यू कैन अचीव योर ड्रीम, अदरवाइज नॉट। तो ये ऐसे ही लोग हैं, उनके पास आइडिया है, दे हैव कन्विक्शन, दे आर फॉलोइंग इट एंड दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ सक्सेसफुल। देन इसी तरह से फार्मेसी का है, फार्मेसी ऑनलाइन फार्मेसी है, आप ऑनलाइन दवा जाके ओवर द काउंटर जो दवा है वो बड़े आसानी से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बुक कर सकते हो। अगर कोई ऐसी दवा है जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्टर्स भी हैं, उनके पास कंसल्टेंट, दे आर गोइंग टू कॉल यू, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो सजेस्ट करेंगे एंड देन यू कैन बुक दोस मेडिसिन, तो वो डिस्काउंट भी है, तो वो आपके घर तक मेडिसिन आ जाती है। ये कोरोना टाइम पीरियड में इस तरह की सर्विसेज बहुत ही सक्सेसफुल हुई, जब हमको सिर्फ दवाइयों की ही जरूरत थी और घर में कोई पहुंचा दे तो कहना ही क्या। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करते हुए बहुत सी फार्मेसी जो आपके शहर की केमिस्ट शॉप्स होती हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू किया था। भाई उनके अपने एप्लीकेशंस नहीं बना सकते थे, तो व्हाट्सएप पे बुकिंग लेना शुरू किया और घर में दवाइयां पहुंचाते थे। देन मीशो का कांसेप्ट है, मीशो के बारे में कोई क्रेडिट की बात कर रहा है। व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज समथिंग रिलेटेड, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट से, वहां से क्रेडिट आया। बहुत से लोग आजकल क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, तो क्रेडिट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि आप क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, आपके पास पैसा नहीं है, आपने कोई शॉपिंग कर ली, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, फिर 40-45 दिन के बाद उसको आपको इंटरेस्ट भी का लोन होता है, 40-45 दिन बाद वो पेमेंट कर दो वापस, यही सिस्टम होता है क्रेडिट कार्ड का। तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़ी एप्लीकेशन बनाया और क्या किया, इसमें आप अपना एनरोलमेंट, जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड्स हैं अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, आपको अपना फोन नंबर डालना है, उस फोन नंबर से अटैच जितने भी क्रेडिट कार्ड होंगे वो सब कुछ शो कर देगा। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आजकल एक सिविल स्कोर ये सब सुना है ना, सिविल इज जस्ट अ कंपनी व्हिच इज गिविंग यू द क्रेडिट स्कोर, और भी कई कंपनीज हैं, सिविल स्कोर थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है जो आपकी क्रेडिट रेटिंग बताता है, मतलब whether you are if you are going to take loan whether there are chances that you will repay it or not। अगर 750 से ऊपर होता है तो आपका क्रेडिट अच्छा है, आपकी इमेज अच्छा है, रीपेइंग द लोन। आगे बात सुनो, तो इन्होंने किया, ऐसे किया। अब जब आप पेमेंट करते हो इस वेबसाइट के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का, तो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, और जब वो पॉइंट्स देंगे तो उसको जब आप रिडीम करना चाहोगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। अब वो क्या किया कि इन कंपनीज के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेट किया, जिन भी कंपनीज के प्रोडक्ट को डिस्काउंट दिया कि आपके कंपनीज के प्रोडक्ट को हम अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप हमको डिस्काउंट दीजिए, हम आपके लिए फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं तो आप हमको डिस्काउंट दीजिए। तो वहां से भी वो अर्न कर लिए और वो डिस्काउंट का कुछ पार्ट हमारे इनको ट्रांसफर कर दिया, तो हम भी सोचे डायरेक्ट तो कंपनी को पेमेंट करें, क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, कुछ फायदा ही हो जा रहा है, कुछ भी खरीद लिए, कुछ पॉइंट्स का कुछ भी खरीद सकते हैं। दिस वेल एंड गुड इनोवेटिव आइडिया, पहले भी ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन एक देखिए एक ने किसी दूसरी तरीके से उसको सोचा। आज क्रेडिट का ऐड आप नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं, नेशनल टेलीविजन पे ऐड कोई सस्ते ऐड नहीं होता,
फिर आपको लाखों करोड़ देने पड़ते। तो आप सोच सकते हैं स्टार्ट द पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप, इनोवेशन, आइडिया, ठीक है। इसी तरह से मीशो है एंड ग्रो। थोड़ा बहुत सर ने बताया भी है, पर आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन अ फ्यू डिटेल्स अबाउट दिस थिंग, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इफ यू वांट टू स्टार्टअप या स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, फंड्स की प्रॉब्लम तो है, फंड्स की भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल नो हाउ की भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड। ये सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका एक डिपार्टमेंट है DPIIT, आगे बताएंगे, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। वो जिसमें अलग अलग जो भी स्टार्टअप एनरोल होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको असिस्टेंस भी देते हैं, हर तरह का असिस्टेंस, जिसमें मॉनिटरी असिस्टेंस भी इंक्लूडेड। नॉर्मली दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय our Prime Minister Mr. Narendra Modi on January 16, 2016। ये पहले भी शेयर की गई है ये बात। Now what is the objective of this scheme? The main goal of this initiative is to enable startups to grow through innovation and development and stimulate the spreading of the startup movement। क्योंकि देखो मैंने पहले ही तुमको बताया 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GDP, तो अगर कोई सेक्टर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उनको हमको प्रमोट ही करना पड़ेगा। और ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड यू जॉब्स मे बी इन द फ्यूचर। गवर्नमेंट ना एक बहुत अच्छी कहना चाहिए कि अगर वो कोई कंपनी रन कर रही है तो देयर मेन रोल इज नॉट टू रन अ कंपनी। उनका ऑब्जेक्टिव वो कभी बहुत अच्छे मैनेजर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वो एक्यूमेंट नहीं होता। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर में अक्सर तुम सोचते हो एक कंपनी लॉस में जा रही है, एक कंपनी लॉस में जा रही है। अच्छा, उसको गवर्नमेंट का मोटिव भी दूसरा होता है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ज्यादा होता है। तो कभी कभी वो चीज जो बाकी प्लेयर 10 रुपए में बेच रहे हैं उनको 8 रुपए में बेचना पड़ता है, कहां से फायदा होगा? सो वो कभी एक अच्छे बिजनेसमैन तो कभी नहीं, और अगर अच्छे बिजनेसमैन नहीं है तो अच्छे एम्प्लॉयर कैसे जॉब्स क्रिएट कुछ करेंगे बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप इस कुछ में आ सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन बाकी का क्या होगा? और अगर एक इसमें से एक भी लड़का कोई कल फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है तो ये सेमिनार सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो एक लड़का जो स्टार्ट करेगा कम से कम 8-10 को तो रखेगा, और मे बी धीमे धीमे बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो लड़का जो अपनी जॉब ढूंढ रहा था वो 10, 12, 15 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उससे बड़ी कोई बात नहीं। एक छोटा सा किराने की दुकान खुलती है, उस पे भी मालिक के साथ एक आदमी जरूर होता है, तो एक को तो एम्प्लॉयमेंट दिएंगे। तो दैट्स व्हाई thinking about this particular thing, government is promoting these kind of schemes। और क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है बड़ा अच्छा भी है, यहाँ के लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और चाहे यूएस का तो आईटी मार्केटिंग पूरा इंडिया ही चला रहा है, तो इंडियन ब्रेन की तो हमेशा ही तारीफ है। So the benefit of Startup India includes easier compliance, easier intellectual property right facilitation, speedy exit mechanism, simplification of work, financial support, tax exemption and network opportunity। ये सारी सर्विसेज हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे स्टार्टअप्स को देती है, क्योंकि अगर आप उसको पेपर वर्क में उलझाओगे वो तो काम कहाँ करेगा। तो कितने तरीके से आपको उस वर्क को इजी किया जाए, फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी टू सिंपलिसिटी, इसके टुवर्ड्स ये DPIIT काम करता है। अब why startups are important, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फर्स्ट वन इज इनोवेशन, ये तो हमारा की बगैर स्टार्टअप विदाउट इनोवेशन तो का मतलब नहीं। सेकंड वन इज जॉब क्रिएशन, आप सब जानते हैं, बात हुई, इट आल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स। द थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मैंने पहले ही आपको शेयर कर दिया। अगर स्टार्टअप 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रोल ऑफ स्टार्टअप इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। एक तो इनकी एज भी अगर सक्सेसफुल होते चले गए तो एज भी काफी ज्यादा होती है, यही बड़ी बड़ी कंपनीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप गूगल को देखिए, एक दौर में वो भी स्टार्टअप ही था,
सर्च इंजन वाला कंसेप्ट जब आया तो उसने स्टार्ट किया था। आज आपको कुछ भी हो, बुक्स का से कहाँ कोई पढ़ता है, बुक का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। हम आपसे पूछो व्हाट इज मार्केटिंग, तो बुक में थोड़ी ढूंढो, सिर्फ टाइप करो व्हाट इज मार्केटिंग, वो बता देगा, बस वही मान लिया जाएगा। तो बुक पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन यस गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन। गूगल की क्या खासियत है, बहुत से सर्च इंजन हैं, याहू भी एक सर्च इंजन था जो आज गूगल में मर्ज हो गया। गूगल की खासियत ये है कि वो एड फ्री सर्च इंजन है। जब उसका मेन पेज खुलता है तो बस एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसमें आप टाइप करिए, फट से वो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। पहले रेडिट मेल का भी सर्च इंजन हुआ करता है, तो रेडिट मेल का जब पेज खुलता था, मैंने अपना पहला ईमेल आईडी उसी में बनाया था, हजारों तो ऐड खुलते, उस समय इंटरनेट भी बहुत महंगा था, तो वो बस सर्च बॉक्स आने में भी कितना टाइम लग जाता था, जब तक ये आ नहीं जाता था तब तक वो सर्च बॉक्स नहीं आता था, तो हम कब टाइप करेंगे, कब क्या करेंगे। सो उस टाइम पे फिर गूगल ने इस तरह की सर्विस लॉन्च की, और आज देखिए गूगल क्या है, गूगल एक वर्ब बन गया है, जस्ट गूगल इट। सर्च करने का मतलब क्या हो गया, जस्ट गूगल इट, ये हो गया। जैसे डिटर्जेंट पाउडर में कहते हैं ना, घड़ी वाला सर्फ खरीद के लाओ, तो सर्फ एक डिटर्जेंट पाउडर है, एक ब्रांड है, लेकिन वो हर डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ कहा जाता है, ठीक है। सो गूगल फ्लेक्सिबिलिटी, यस वो फ्लेक्सिबिलिटी तो होता है, स्टार्ट कर रहे हैं नहीं चला, ठीक है बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, स्टार्टअप्स बहुत ही ज्यादा डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स मतलब क्या, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो बाकियों से थोड़ा सा हटके, जो बाकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही इनका मेन फीचर है, तभी आप उसकी तरफ जाओगे और तभी वो जल्दी सक्सेसफुल होकर के प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर सकते हैं। अगर सभी वही कर रहे हैं, तालाब में अगर बहुत सी मछलियां होंगी, रेड ओशन जिसको कहा जाता है, तो एक मछली दूसरे को खा जाएगी, लेकिन सिर्फ एक तालाब में 2-3 मछली हो या सिर्फ एक हो, बड़े आराम से वो राज करेगा। तो वही कंसेप्ट है, ब्लू ओशन का कंसेप्ट है यहाँ पे स्टार्टअप्स। जो हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं उस तरह की सर्विस कोई और नहीं ऑफर कर रहा है, कल को कर सकता है, लेकिन आज कोई नहीं कर रहा है। कल जब तक करेगा तब तक तो हम काफी मार्केट से काफी प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे, स्केलिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, काफी मलाई अर्न कर चुके हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच शोज व्हाई स्टार्टअप्स आर इंपॉर्टेंट। अब ये बात आ गई कि what are some information related with startups, वो मैंने एक आध चीज आपको बताई, ये आपको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि एक स्टार्टअप और एक नॉर्मल कंपनी में क्या कोई फर्क है या क्या रिलेशन है, इससे बहुत आसानी से आपको मालूम चल जाएगा। टाइप ऑफ स्टार्टअप्स, दे आर आइदर इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, a registered partnership firm और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी आज का कंसेप्ट है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। पार्टनरशिप में पहले पढ़ा जाता था अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसीलिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बट अब एलएलपी का कांसेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतने तक ही आपकी लायबिलिटी है, आपके घर के रिसोर्स को नहीं यूज किया जाएगा अगर बिजनेस लिक्विडेट हो जाएगा। नॉर्मल पार्टनरशिप में यही होता है, हो गया तो आपके घर के रिसोर्सेज को यूज कर लिया जाएगा। तो इन 3 फॉर्म में आप लोग को रजिस्टर करा सकते हैं। एज ऑफ द कंपनी, एज ऑफ द कंपनी इज नॉर्मली, इसलिए स्टार्टअप की एज 10 साल मानी गई, उसके बाद 10 साल में कुछ ना कुछ और बन ही जाएगा, तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में फिर नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन, बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो जाता है, तो या तो 10 साल से पहले खत्म हो जाएगा और 10 साल तक चल गया तो फिर वो कहीं और ही पहुंच जाएगा। Original entity is not permitted to split up or reconstruct an existing company in order to qualify as a startup. मान लीजिए जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, गूगल एक कंपनी चल रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और इस सेगमेंट को कह दो ये स्टार्टअप है, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टअप अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो आपको बहुत से रिबेट्स मिलते हैं, बहुत से डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सी स्कीम्स आपके लिए हैं जो स्पेशली आपको मान लीजिए कम इंटरेस्ट पे लोन ही मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो बहुत सी कंपनी इस तरह का खुराफात कर सकती है। उस चीज के लिए चेक किया गया है, इस पे चेक लगाया गया है, इट इज नॉट परमिटेड टू स्प्लिट अप ऑफ बिजनेस। हाँ, ये आप नई कंपनी खोल करके आप उसमें काम कर सकते हैं। देन एनुअल टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 100 करोड़। 100 करोड़ से ऊपर जहां चला गया तो मान लीजिए वो उस वाले एज ऑफ द कंपनी वाला जो 100 करोड़ से जैसे ऊपर गया तो आप स्टार्टअप की कैटेगरी में कंपनी चलाइए, आप
लेकिन अब आपको जो फैसिलिटीज मिल रही थी आपका एस्टैब्लिश हो गया है, तो आप कायदे से रन करें, ठीक है। एक बार फिर 12th के बाद माँ बाप छोड़ देते हैं ना बच्चों को। अब देखो इंडिया में थोड़ा 4-5 साल बाद ऑफिस छोड़ते होंगे, तो वही उस स्टेज पे पहुंच गए 100। अब मैं खुद अर्न करने लगा 100 टर्नओवर से 100 करोड़ से ऊपर हो गया। Then innovate, they should aim to innovate new product or services or have an expandable, scalable business model with high potential. Innovation to must. Without innovation, तो startup आप सोच ही नहीं सकते। अब टाइप्स की बात करें। ये टाइप्स जो हम आपको बता रहे हैं, हम दो चीज में आपको बताएंगे। ये तो टाइप्स आपको बताएंगे जो स्टेटेड है, कोडिफाइड है, जो बताया गया है टाइप के स्टार्टअप, और कुछ ये भी बताएंगे आप अगर सोचते हो स्टार्टअप ओपन करने को तो किस तरह का स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल, पहला है लाइफस्टाइल स्टार्टअप, दूसरा है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप, स्केलेबल स्टार्टअप, वायबल स्टार्टअप, लार्ज कंपनी स्टार्टअप और सोशल स्टार्टअप। प्रोफेसर सिंह ने ये मेंशन भी किया, सोशल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं, तो सोशल स्टार्टअप भी होते हैं। सबसे पहला है लाइफस्टाइल स्टार्टअप। व्हाट इज लाइफस्टाइल स्टार्टअप? नाउ द लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स आर वेयर एंटरप्रेन्योर्स जनरेट इनकम बाय लिविंग द लाइफ दे लव। हम एक स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं एक चॉइस है, हम जिस तरह की लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जब हम अपना कोई स्टार्टअप ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ वेब डिजाइनर, आई एम इंजीनियर और मैं वेब डिजाइनर, वेब डिजाइनिंग मेरा पैशन, तो मैं वो एक स्टार्टअप ओपन करता हूँ बस वेब डिजाइनिंग का, और उसमें बेसिकली होता है कि मैं अपने इस शौक को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए आप ओपन कर दो। ग्राफिक डिजाइनर्स भी बहुत होते हैं आजकल। आपकी टी शर्ट्स पे ग्राफिटी जो कहा जाता है, बहुत तरह तरह के इमेजेस होती हैं और कुछ ना कुछ लिखा जाता है, बड़ी पॉपुलर है। कुछ लोगों को इसका पेंटिंग का बड़ा शौक होता है, इस तरह के ग्राफिटी पे। अमूल के एड्स आपने देखे होंगे, अमूल के एड्स बड़े इनोवेटिव होते हैं ना, तो जो क्रिएटिव डिजाइनर्स होते हैं वो इस तरह का स्टार्टअप ओपन करते हैं। ट्रैवल ब्लॉगर्स, ब्लॉग का कंसेप्ट जानते होंगे आप। ब्लॉग ठीक है, आप किसी टॉपिक पे कुछ लिखते हो और कुछ ब्लॉगर्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अगर आपको उस चीज से रिलेटेड, उस सेक्टर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस ब्लॉगर की इंफॉर्मेशन को आप रीड करते हो और फिर अपना डिसीजन उस बेसिस पे आप लेते हो। तो ये ब्लॉगर्स को क्या मिलता है, बहुत ज्यादा, अगर उनके क्या बोला जाता है उसको, व्यूज, यस, व्यूज बढ़ते चले जाते हैं तो उतने ही पॉपुलर होता चला जाता है। फिर उसको उस जहां पे वो कभी कभी तो यूट्यूब पे भी आपने देखा, उसी बेसिस पे उनको एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो जो वीडियोस शेयर करते हैं। देन स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप क्या होता है? दे वांट टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग एंड सस्टेनेबल बिजनेस rather than earn huge profits और scale up। ये बिजनेस जो होते हैं, ये जो स्टार्टअप होते हैं, ये बस एक स्मॉल बिजनेस बना करके अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं लॉन्गेविटी रहे, ये बिजनेस हमेशा चले, भले ही प्रॉफिट मुझे बहुत ज्यादा होना। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रैवल एजेंट्स, बेकर्स जो आपके केक और बेकरी होती है, बेकरी शॉप्स, देन प्लम्बर्स, ग्रोसरी स्टोर ओनर्स, ये सब छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं, इस मॉडल पे चलते हैं कि हमेशा चलते रहें, भले बहुत प्रॉफिट ना हो, हमारा काम चलता है। तो आपने जितने भी ये सब छोटे छोटे बिजनेस देखे होंगे वो इस कंसेप्ट पे चल सकते हैं। दे आर नोन एज स्मॉल बिजनेस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स। नेक्स्ट इज स्केलेबल स्टार्टअप्स। ये स्मॉल बिजनेस का उल्टा होता है, ये स्केल अप करना चाहते हैं। These startups are just want to be significant. Scalable startups are suitable for those with thorough market knowledge and capability to efficiently and effectively explore more market opportunities. और इसमें मैंने देखिए एग्जांपल लिया है गूगल, फेसबुक मूवी देखी है कि एक ऐसे कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, हॉस्टल में रहता था और उसने ये फेसबुक सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। धीमे धीमे आज देखिए फेसबुक क्या है,
बस ये था कि उसमें हम अपनी कुछ चीजें शेयर कर सकते, सोशल चीजें शेयर कर सकें, तो फिर आप उनसे जुड़ जाते हैं, आप शेयर करना शुरू किए, करते करते आज देखिए सोशल मीडिया कितना रिलेवेंट हो गया। तो स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, लेकिन ये जो स्केलेबल स्टार्टअप्स होते हैं इनको अपने आइडिया पे बहुत फेल होता है। मेरा आइडिया क्लिक जरूर करेगा, टाइम जरूर लगेगा लेकिन क्लिक करेगा, तो वो स्मॉल बिजनेस नहीं हो पाएगा, शुरू में तो स्मॉल ही रहेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या स्केलेबल स्टार्टअप, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्केलेबल स्टार्टअप्स। गूगल, फेसबुक, उबर एंड ट्विटर। ट्विटर देखिए, कहने को तो छोटी सर्विस है, बस आप अपने कुछ मैसेज उस पे 160 शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन देखिए आज क्या है ट्विटर। ट्विटर का नाम क्या हो गया है, एक्स हो गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट है वायबल स्टार्टअप्स। ऐसे स्टार्टअप जो भी इसका ओनर है जब ये स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उसका दिमाग में मोटिव यही रहता है, कल को अगर ये चल गया तो हम इसको बेच दें, हमको बेच के इसको पैसा कमाना है। व्हाट्सएप के ग्रुप का पार्ट है मेटा, फेसबुक ने उसको खरीद लिया, उसका नाम अब मेटा ग्रुप हो गया, तो मेटा का उन्होंने बनाया, वो सर्विस लॉन्च की, क्लिक कर गई। आज देखिए व्हाट्सएप, एवरीबॉडी इज यूजिंग व्हाट्सएप। अब मैसेज का तो कांसेप्ट खत्म ही हो गया, जो नॉर्मल मैसेज करते थे। पहले एक दौर था बड़ा था, जितने रुपए का टॉप अप कराएंगे तो इतना मैसेज का मिलेगा, तो ये वाला कराएंगे तो फिर आप लोग मैसेज बहुत करते हो, और आज देखिए वो सब चीज खत्म हो गया, अब सब लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप इज एन एग्जांपल ऑफ वायबल स्टार्टअप्स। देन लार्ज कंपनी स्टार्टअप। Large company, they are supposedly large scale startups. These companies will have an infinite lifespan. इनका भी एस्पिरेशन दूसरा होता है, ये क्या चाहते हैं कि we will convert with the success of our innovative idea, हम अपनी कंपनी को, हम अपने आइडिया स्टार्टअप को बहुत ही बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। वो था स्मॉल बिजनेस, मोटिव ही दूसरा था। दूसरा है स्केलेबल, हम स्केल कर करके बढ़ेंगे, और ये क्या है, एकदम लार्ज कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी बना देंगे। आज की डेट में गूगल और उसी के द्वारा प्रमोट किया गया एंड्रॉइड, देखिए एंड्रॉइड भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जिसका वो प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, एंड्रॉइड जो फोन में आपके होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आज वो बहुत बड़ा स्टार्टअप, बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। ठीक, नेक्स्ट है सोशल स्टार्टअप्स। सोशल स्टार्टअप्स क्या होते हैं? These startup, the purpose of this startup is not to create a sustainable business, but to positively impact society and the economy. उनका काम है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। बहुत से ऐसे लोग हम लोग हो सकते हैं जो सोचें कि नहीं हम बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, अब थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कुछ करें। ऐसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है गूंज, और एक एग्जांपल जो मुझे और दिमाग में आ रहा है पीपल ट्री। पीपल जानते हो ना, पीपल का पेड़ होता है, तो वही PIPAL है उसका इंग्लिश में नाम, पीपल ट्री, एक स्टार्टअप। गूंज क्या करता है, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के एरिया में काम करता है। मतलब कहीं पे बहुत बड़ा कैलामिटी आ गई है, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो वहां जाकर के वो अपनी सर्विसेज देता है और अपने फंड्स का यूज करता है। उसको फंड्स भी बहुत जगह से मिलते हैं, जैसे क्राउड फंडिंग एक सोर्स हो सकता है, और पर उसके लिए काम करता है। दूसरा जो मैंने पीपल ट्री का नाम लिया, इसको मालूम है पीपल ट्री के बारे में? हाँ, क्या है? हाँ नहीं बेटा, पेड़ तो ये पीपल ट्री जो स्टार्टअप है उसके बारे में किसी को आइडिया है? जो स्टार्टअप का नाम सुना है पीपल ट्री? आगे बताएंगे तो याद रहेगा। गूंज याद रहेगा, सोशल स्टार्टअप याद रहेगा, वायबल कंपनी, ये सब याद रहेगा। चलिए काम हो गया मेरा, जो डॉक्टर शिपेश कह रहे थे, अगर ये हो जाता है तो बिल्कुल आपको सीख रहे हैं। पीपल ट्री क्या है? वो गांव में जो हमारी पॉपुलेशन है, स्पेशली यूथ, क्योंकि उनको माहौल दूसरे तरह का मिला होता है, तो जब अर्बन एरियाज में जाते हैं जॉब्स के लिए तो थोड़े से अपने को इनकॉम्पिटेंट पाते हैं। तो इन जॉब्स के लिए उन रूरल एरियाज में रहने वाले यूथ को वो तैयार करते हैं। जैसे आप लोग को यहाँ जीडी, इंटरव्यू और इन सब चीज की प्रिपरेशन में सर लोग हेल्प करते हैं, पर आप लोग तो शहर में हो तो ये फैसिलिटीज मिल जाती है। गांव वाले बच्चों को ऐसा नहीं, उनका एक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं,
क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही अच्छी होती है। हर चीज को हम लोग की ऑब्जर्वेशन मैंने अपने में पाया, मेरी ऑब्जर्वेशन उतनी अच्छी नहीं जितनी किसी गांव के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ अपने को रिलेट करना, क्योंकि हर चीज को देखे होते हैं हम लोग की, हर चीज पढ़े होते हैं, तो वो दोनों में फर्क होता है, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ या बुकिश। सो वहां पे क्या चीज था कि वो उनको तैयार करते हैं, वो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए, जैसे कोचिंग सेंटर टाइप होते हैं, उसी तरह से वो पीपल ट्री नाम से है, वो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज अ सोशल स्टार्टअप। देन ऑफशूट स्टार्टअप्स। ऑफशूट मतलब होता है कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गूगल और उसकी बात कर, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, वो एक नया स्टार्टअप अगर स्टार्ट कर, ऑफशूट ऑफ दैट एग्जिस्टिंग कंपनी, उसका पार्ट। तो गूगल ने जैसे कंपनी साइडवॉक लैब्स एस्टैब्लिश किया, ये इसलिए काम करती है अर्बन इनोवेशन। अब अर्बन इनोवेशन क्या होता है? व्हाट इज अर्बन इनोवेशन? मतलब अर्बन मतलब शहरी विकास में कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्ट्रीट लाइट्स, अगर पहले क्या होता था, सोडियम लैंप जले हैं तो जले हुए हैं, दिन में भी जले हैं, जब तक स्विच ऑफ नहीं होगी तो ऑफ नहीं होगी। तो बहुत सी कंपनी जैसे गूगल ने भी इनोवेटिव आइडिया लेके आया एलईडी प्रोजेक्टर लैंप्स, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, जैसे लाइट होगी उनको आइडिया हो जाएगा कि अब सुबह हो गया, ऑफ हो गया। फिर रात में जैसे अंधेरा होगा उनको मालूम चल जाएगा अंधेरा हो गया। तो जैसे आप आजकल उसकी बात करते हो ना, स्मार्टफोन की जाकर स्मार्ट लाइट्स की भी बात करते हो, वैसे आप घर में एंटर किए लाइट ऑन हो गई, ऐसे बल्ब देखे हैं कि नहीं, मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो अपने सब चीजों। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया अर्बन डेवलपमेंट के लिए लेकर के आए। बाइसाइकिल हम चलाते हैं, बाइसाइकिल में क्या होता है, अपने मैनुअल पावर से चलानी पड़ती है, बड़ी मेहनत लगती है। अक्सर मैंने पुल पे देखा, पुल क्रॉस कर रहे हैं तो स्कूल के बच्चे उतर जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, फिर जब ढलान आने लगेगी तो गूगल ने कुछ साइकिल ऐसे लॉन्च की जो बैटरी ऑपरेटेड साइकिल, तो उसमें कम एफर्ट लगता है, अर्बन डेवलपमेंट। इस तरह के प्रोडक्ट, कुछ लेंसेज, कुछ चश्मे ऐसे ऑफर किए हैं, कुछ चश्मे ऐसे भी ऑफर किए हैं जिससे अंधे आदमी भी किसी थोड़ी सी लेस विजिबिलिटी हो, वो उससे अच्छा देख सकते हैं, स्मार्ट ग्लासेस जिसको कहा जाता है। तो ये इस एरिया में काम कर रहे हैं। दीज आर नोन एज ऑफशूट स्टार्टअप। ऑफशूट मतलब एक कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनी है, उसका एक इनोवेटिव आइडिया है, उसके लिए उन्होंने आइदर एलएलपी कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश की और वो आइडिया हो रहा है, तो उसको हम ऑफशूट स्टार्टअप, ठीक है, एग्जांपल ये हो गया। अब स्टार्टअप आइडियाज जो बात किया था कि मान लीजिए अगर आप कुछ सोचते हो तो किस एरिया में लोगों ने सोचा है और बहुत सक्सेसफुल रहे, जो अभी तो 6 कैटेगरी बताई, 6 कैटेगरी में सब कहीं फिट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे पहला है ई कॉमर्स स्टार्टअप। ई कॉमर्स सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सब में शॉपिंग किया है कि नहीं? तो ये भी कभी ना कभी स्टार्ट ही हुई। तो ई कॉमर्स, इसमें एक आदि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, दोनों इंडियन, फ्लिपकार्ट जो इंडियन एक कंपनी, जब अमेज़न को देख करके उन्होंने इंडिया में इस चीज को लॉन्च किया। मीशो जो मैंने आपको बताया, मीशो की इसमें आ जाएगा ई कॉमर्स स्टार्टअप। थोड़ा सा उसका कंसेप्ट दूसरा है। मीशो की प्लेटफॉर्म में क्या होता है, मीशो कोई सामान बेचता नहीं, वो मीशो बस मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स को साथ ले आता है। मीशो की वेबसाइट पे मैन्युफैक्चरर्स के नाम स्टेटेड होंगे, वो क्या चीज बना रहे हैं वो स्टेटेड। रिटेलर्स जो होंगे, अब उनको छोटे ज्यादातर ये होम ट्रेडर जो छोटे मोटे रिटेलर थे, उनके लिए बड़े काम किए, उनको मालूम नहीं हमारा मैन्युफैक्चरर कहाँ है, अगर है तो उनसे कैसे मंगाएं। मीशो पे वो भी अपने ऊपर रजिस्टर कर लेता है। ये छोटे रीसेलर्स के पास अपने कस्टमर्स हैं, उनको बस सामान चाहिए और सामान की कस्टमर की नीड्स के हिसाब से उनको मालूम रहता है, उस वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर कर लेते हैं, वहां उनको मैन्युफैक्चरर मिल जाता है, मैन्युफैक्चरर को रिटेलर मिल जाता है और तुरंत मार्केट में सामान बिक जाता है। मीशो ई कॉमर्स। हेल्थ टेक स्टार्टअप्स, कोरोना टाइम पीरियड में इट वाज जस्ट लाइक अ बूम फॉर एवरीबॉडी। प्रैक्टो, ओटीआई, 1mg का नाम सुना होगा, टाटा ने इसको प्रमोट किया है, दवाइयां इसके थ्रू सेल होती है। साथ ही साथ डॉक्टर कंसल्टेशन, अच्छे डॉक्टर, अगर आपको बैंगलोर में किसी डॉक्टर को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाइए दिखाइए। पर कोरोना टाइम पीरियड में ऑनलाइन कंसल्टेशन का कंसेप्ट आया,
और आज भी चल रहा है। आप उस डॉक्टर को अपनी सारी रिपोर्ट, सारे डॉक्टर्स उस प्रैक्टो ऐप पे रजिस्टर हो गए, जो भी रजिस्टर हुए, वो बैंगलोर का हो सकता है, कोई यूएस का हो सकता है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से रजिस्टर हो गया। मैं गोरखपुर में बैठा हूँ और मुझे बैंगलोर के किसी स्किल स्पेशलिस्ट की राय चाहिए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन अब पॉसिबल है। मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स उनको भेज देता हूँ, ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। उस टाइम पे उनकी तरफ से कॉल आती है, हमारे पास डॉक्टर की तरफ से कॉल आई और मैं बात करूँगा, वीडियो कॉल होगी, वो रिपोर्ट्स देखेंगे। आप वीडियो कॉल है तो अगर आप उनको कुछ शो करना चाहते हो, अपनी बातें शेयर करना चाहते हो उनके साथ, कह सकते हो। उस बेसिस पर फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको भेज देंगे। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग जो कहा जाता है। आप फिजिकली नहीं जा सकते हो तो कम से कम सेकंड ओपिनियन के लिए तो बहुत ही अच्छी तो ये सर्विस है। फिनटेक स्टार्टअप, पेटीएम, फोन पे, रेजर पे, शायद आपको बताने की बहुत जरूरत नहीं। फिनटेक मतलब इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। देखो, लेकिन सब जगह टेक्नोलॉजी का यूज जरूर होगा। तो स्टार्टअप के केस में हमने कहा ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो आपको यहां से वहां पहुंचा सकती है किसी को। उसमें आपको रतन टाटा बनने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्षितिज हो गए तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए आना चाहिए। आप गूगल ही करते तो सबको अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं और 2 मिनट का टाइम दे दूं तो सब बता देंगे। क्यों? फोन में सर्च करें, भले ही आता हो नहीं आता, तो टेक्नोलॉजी का यूज आपको आता है। और आज की दुनिया पूरी इंफॉर्मेशन पे चल रही है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द विनर। सो टेक्नोलॉजी का यूज आपको करना पड़ेगा। फिनटेक, पेटीएम, फोन पे से पेमेंट करते ही होंगे आप लोग, ठीक है। अपना अकाउंट उसके साथ अटैच किया, ऑनलाइन पेमेंट करिए, कैश रखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे पेमेंट गेटवे होता है। देन एडटेक, एजुकेशन की फील्ड, ये आप काम कर सकते हो। एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है आपके घर में भी बहुत से लोग हैं ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं। हम जाके फिजिकली नहीं पढ़ सकते, कोटा बहुत हो रहा है ना, कोटा दोनों सेंस में आजकल पॉपुलर है। कोचिंग तो बहुत है, लेकिन सोसाइटी भी बहुत हो रही है। सब लोग हो सकता है जाके कोचिंग ले भी ना पाए। ये ऑनलाइन कोचिंग वाला कंसेप्ट आया, 1 to 1 होती है। तो उसमें कुछ जो प्रोमिनेंट प्लेयर रहे हैं, बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी। अनअकैडमी का कंसेप्ट ही वहीं से आया है। अकेडमी में जाके आप पढ़ते हो, ये अनअकैडमी नाम भी अपीलिंग है। आप ऑनलाइन पढ़ कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पढ़। और बहुत से लोगों ने उसी टाइम पीरियड में तो काफी वही पढ़ के ही कंपटीशन दिया, और अच्छे ट्यूटर्स भी इनके काफी अच्छे होते हैं। तो this can be done in the field of edtech. Then agri-tech, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो सकता है। ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ यही नहीं है कि कोई बहुत ही अर्बन रिलेटेड न्यूज़ को ही हम पूरा करेंगे, नहीं, एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यूज़ को भी किया जा सकता है। तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स लाइक निंजा कार्ट, बी हार्ट एंड एग्रो स्टार्ट। एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको फार्मर्स को चाहिए होती है। छोटी सी बात है, कब मौसम कैसा है हमको ये नहीं मालूम, या कौन सा सीड हमको कहां से मिल सकता है, हमारे जो क्रॉप है उसकी मार्केट वैल्यू क्या इस समय चल रही है। कभी कभी हमारे फार्मर्स बस जाते हैं, जो दाम बोला जाएगा वो बेच देते, उनको मालूम ही नहीं उससे ज्यादा बेहतर दाम पे हम उसको बेच सकते हैं। इंफॉर्मेशन ही नहीं। ये सारी चीजें, जैसे आपने ग्रो ऐप बताया, आपको सारे शेयर्स के प्राइस आपको मालूम चलते हैं। इन सर्विसेज का यूज करके आपको मालूम चल जाएगा आपकी फील्ड की क्या प्राइस चल रही है, क्या मार्केट वैल्यू चल रही है इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। अब थोड़ी नींद आना शुरू हुई है ना, सबको जॉइन लेना शुरू कर दिया, जल्दी एंड भी कर दिया। तो सोशल इंपैक्ट स्टार्टअप्स हो गया, बूस्ट मैंने आपको बताया ही है, अभी बताया ही था, इवेंट भी बताया मैंने, अवंती चक्र इनोवेशन, एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स भी हैं, मशीन लर्निंग रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, हैप्टिक, Niki.ai एंड लोकस। और लास्ट चीज है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इन इंडिया। कैसे आप स्टार्ट करोगे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जल्दी कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो आपका जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। आपका क्या आइडिया है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम आपसे कहें कि आप एक फोटोकॉपी मशीन प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर आप अपने बिजनेस को इस तरह से डिफाइन कर रहे हो, आई एम जस्ट मैन्युफैक्चरिंग फोटोकॉपी मशीन्स, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं।
आप याद करिए जैसे एक दौर था, शायद आपको आपके समय था कि नहीं, पहले नॉर्मल टाइपराइटर्स हुआ करते थे, अभी भी देखा होगा कट 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 टाइपिंग उसी पे आदमी सीखता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का मार्केट आया। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स में क्या फैसिलिटी थी कि आप जो कुछ भी लिखते हैं उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट बस कर सकते हैं। नॉर्मल टाइपराइटर्स में फैसिलिटी नहीं, एक बार लिखा गया तो आपको उसको क्रॉस ही करना पड़ेगा गलत। तो बड़ी थोड़ी सी साफ सुथरी प्रिंटिंग होने लगी। उसके बाद फिर हमारे कंप्यूटर्स आ गए, उसमें तो आप बहुत कुछ डिलीट भी कर सकते हो। आज पूरे सब लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कट कॉपी पेस्ट ही होता है, इधर से कॉपी किया उधर से किया, तो आप तो एकदम राजा बना दिया। आता हो भले कुछ ना हो, लेकिन उनका कॉपी, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, डाला गूगल पे, वहां से कॉपी किया, मेरा नाम आ गया मनीष कुमार श्रीवास्तव, मेरा प्रोजेक्ट होता ही है, तो उसमें और फैसिलिटी हो गई। तो अगर कोई कंपनी, अब देखिए सोचिए टाइपराइटर कंपनी के बारे में सोचिए, अगर मैं टाइपराइटर बना रहा तो मैं क्या सोचता था, मुझे टाइपराइटर बनाना, तब तक मैं इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक वाला भी कहता है अब तो मैं राजा हूं, लेकिन तब तक मैं कंप्यूटर आ गया, उसका बिजनेस खत्म हो गया। पहले पेजर फोन्स आते थे, फिर नॉर्मल फोन्स आ गए, फिर स्मार्टफोन्स आ गए, सबका बिजनेस खत्म होता गया। क्यों खत्म होता गया? क्योंकि आप अपने बिजनेस को कस्टमर की नीड्स के हिसाब से डिफाइन नहीं करते। आप फोटोकॉपी मशीन या कंप्यूटर नहीं बना रहे, आप एक ऐसी चीज बना रहे हो जिससे ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यू आर मेकिंग समथिंग व्हिच इंक्रीजेस ऑफिस प्रोडक्टिविटी। अगर ठीक है मान के चल रहा ऑफिस में, तो अगर ये सोच रहेगी तो सोचो कि कंप्यूटर तो हो गया, अब क्या बना सकते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। सिर्फ कंप्यूटर नहीं, मतलब हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, और कुछ नहीं सोचते। पहले आती थी ये क्या बोला जाता है, फोटोकॉपी मशीन, फिर स्कैनर्स अलग आते थे, और फिर क्या फैक्स वाली मशीन अलग आती। किसी ने सोचा 3-1 कर दिया जाए, तो अब तीनों जोड़ दी गई। फैक्स का कंसेप्ट खत्म हो गया, तो उसमें से हटा दिया गया स्कैनर, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी अब आती है। वो कैसे, इसने किसी ने क्यों बनाया होगा? तो आई वांट टू इंक्रीज ऑफिस प्रोडक्टिविटी। तो सोच ऐसी रखनी पड़ेगी। आइडिया, व्हाट इज योर बिजनेस आइडिया? बुक माय छोटू आइडिया देखो, वो आइडिया अच्छा है तब फिर आगे बढ़ सकते हैं। देन क्रिएट अ बिजनेस प्लान। बीबीए के स्टूडेंट्स हो, बीबीए बिजनेस प्लान जानते होंगे क्या होता है। प्रोडक्ट रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, मार्केट रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सबसे रिलेटेड डिटेल आप अपना फिर बनाते हो बिजनेस प्लान। चूज अ लीगल स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? एक जानवर का स्ट्रक्चर एक इंसान के स्ट्रक्चर से अलग होता है। तो इस तरह से आपकी कंपनी का क्या स्ट्रक्चर होगा? कंपनी होगी, एलएलपी होगा कि पार्टनरशिप फर्म? रजिस्टर योर बिजनेस। अपने बिजनेस को रजिस्टर करो, चाहे कंपनीज एक्ट में जहां जो भी उसका रजिस्टर होगा, चाहे पार्टनरशिप में वहां रजिस्टर करो। पैन नंबर और अपना पैन नंबर लो इनकम टैक्स पर्पस के साथ। Then obtain necessary license and permits if necessary। हर बिजनेस में लाइसेंस परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको ऑब्टेन करो। नेक्स्ट स्टेप तो ये हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। देन सेट अप अ बिजनेस बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी सेविंग्स बैंक नहीं होता है, वो आपका बिजनेस अकाउंट होगा। हायर एम्प्लॉइज, इसके बाद अपने आइडियाज को सेल करो, हायर करो एम्प्लॉइज। बिल्ड योर ब्रांड, सिक्योर फंडिंग एंड स्टे कंप्लायंट। स्टे कंप्लायंट मतलब ट्राई टू कंप्लाई with all the legal and regulatory requirements। तो जब आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हो, कहीं गलती की सब चीज में फंसोगे तो आगे तो कभी बढ़ नहीं सकते। You my point? So these are the various ways, these are the various steps by following which you can start your own business। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे शिवांगी लाहौटी, ये she was running a fashion label। कोरोना टाइम पीरियड में बिजनेस इनका थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो उन्होंने एक कोचिंग सेंटर ओपन, कोचिंग सेंटर स्पेशली फॉर दोस स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ फैशन। जैसे उसमें NIFT का नाम सुना होगा, अगर आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एक इंडिया लेवल पे काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। तो इन बच्चों के लिए कोचिंग ऑनलाइन उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन स्पेशली किसके लिए? फैशन इंडस्ट्री से। और आज की डेट में 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं इनके पास। Then Ritika Sharma, she was working with Starbucks and about in the US। उसी कोरोना टाइम पीरियड में इन्होंने
एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, हाउस ऑफ ब्यूटी। अगेन शी इज अ सक्सेसफुल लेडी, द स्टार्टअप काफी सक्सेसफुल है IH स्टेट में। Then Mr. Sohail Khan established the Builders Club, and finally Mr. Jaspreet Dhingra, who was an investor banker at HSBC. जॉब चली गई, उन्होंने क्या किया, स्टार्टेड BANC, बैंक नाम से स्टार्ट किया। और बैंक का ही कंसेप्ट था, नेम दूसरा है, where small and medium business can network with each other। और आज की डेट में देखिए 1000 मेंबर्स 2 इयर्स वो अचीव कर चुके हैं इंडिया और अब्रॉड में। तो जो मैं शुरू में कह रहा था, ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचते हो कि आप सिर्फ नौकरी कर सकते हो, मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूं, तो ये कंसेप्ट कोई हमेशा सही नहीं होगा। हो सकता है मौका पड़ने पे सिचुएशन ऐसी आ जाए, आप बिजनेस की तरफ मूव करो और यू कैन बिकम अ वेरी बिग सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्टअप। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। कोई कंसेप्ट ना समझ में आया हो, डेफिनेटली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप लोगों ने इस पूरे सेशन को बहुत एंटरटेन किया है, और सर ने डीप इनसाइट नॉलेज आपको दिया है बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग वे में, और आपको इंटरेक्ट किया है। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ अचीव किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जैसा आपका नाम वैसा काम। मनीष सर ने एक मन और ईश जोड़ दिया जाए तो मन का जो ईश्वर होता है वो मनीष होता है। तो आप अपने कर्म के ईश्वर बनिए और सर के दिए गए ज्ञान का लाभ उठाइए। और जितना आपको धन्यवाद दिया जाए उसके लिए शब्द नहीं है। आपने इतना लंबा सफर तय किया और एनर्जी लेवल आपकी इतनी हाई है, इससे आप लोगों को एनर्जाइज होना चाहिए। जो डलनेस फील कर रहे हैं अपने चेहरे पे युवा, मैं बच्चे थे कह रहे थे सर, स्पेशली मैं थैंक करना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे रिया वर्मा है बीकॉम से है, रिया गुप्ता एमकॉम से, साक्षी है, अर्पिता है, अनामिका है, ये सब बच्चे जल्दी आ गए थे क्योंकि इनको वेलकम सॉन्ग और सरस्वती वंदना करता है। एकता सिंह है, अर्पिता है, साइमा है और प्रशस्ति है, दीक्षा है। ये सब अच्छी कोऑर्डिनेशन में रही सुबह से, तो हो सकता है चाहे नाश्ता ना मिला हो, लेकिन जो ये एनर्जी मिली है इससे आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। बाकी आप लोग बैठे रहेंगे। डॉक्टर त्रिपाठी जी से मैं कहना चाहूंगा कि अब हमारे गेस्ट आए हैं, इनकी एनर्जी कह ऐसा ना हो कि हम लोग लंच में डिले कर दें, कि हमें नहीं करना है। तो लंच के लिए हम सबको लेकर अपने अतिथियों को चलेंगे। बच्चों के लिए जो स्नैक्स हैं वो यही हैं। इसके बाद फिर सेशन होगा और आप यहीं बैठे रहेंगे क्योंकि आपका स्नैक्स यही मिलेगा। और इसके बाद एक सेशन और होना है और अपने दो होस्ट